चलिए हाय गुड मॉर्निंग। सो फाइनली शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक। तो ऑलरेडी इस चैप्टर में मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर रखा है, एक गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर और एक हमारा था एनजीओ एंड लोकल बॉडीज के ऊपर। ठीक है, आज एक टॉपिक नहीं करेंगे, आज कई सारे टॉपिक्स करेंगे क्योंकि देखिए बड़ा पोर्शन हमने कर लिया है इस चैप्टर का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट, लोकल बॉडीज, ये थोड़ा बड़ा पोर्शन था। आज हम लोग कई सारे टॉपिक्स करेंगे। आज हम लोग स्कूल की ऑडिट करेंगे, आज हम लोग सोल ट्रेडर की ऑडिट करेंगे, तो कई सारे टॉपिक्स हैं। चलिए तो अगर आपने मेरा ये 2 वीडियोस नहीं देखा है देख लीजिएगा, और बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर। ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर। ठीक है, पहले मैं आपके साथ कुछ नोट्स बनाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, क्या सोल ट्रेडर के केस में ऑडिट मैंडेटरी है? आंसर इज नो। सोल ट्रेडर के केस में ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। कब मैंडेटरी होती है? जब इनका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ग्रॉस रिसीट्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेट रिसीट्स नहीं आती है, ग्रॉस रिसीट्स आती है। दूसरी बात, सोल ट्रेडर के केस में ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर के केस में ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो रिपोर्ट हम किसको करेंगे, मतलब ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस करेंगे? तो whosoever मेड दी अपॉइंटमेंट, तो जिसने अपॉइंट किया है हम उसी को एड्रेस करेंगे, मतलब सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो देखिए क्या क्या बातें मैंने की। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर के केस में क्या ऑडिट मैंडेटरी है? और आंसर इज नो, ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो ऐसे केस में फिर ऑडिट क्या हो जाती है? मैंडेटरी हो जाती है, फिर आपको ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ग्रॉस रिसीट्स। ठीक है, दूसरी चीज, कौन अपॉइंट करेगा? सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। रिपोर्ट किसको करेंगे? सोल प्रोप्राइटर को। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ ऐसे 210 की बातें हैं कि जो है ऑडिटर और जो क्लाइंट है वो आपस में टर्म्स अपना एग्री करेंगे। ठीक है, और टर्म्स कैसे होने चाहिए? राइटिंग में होने चाहिए। ठीक है, ये सारी कुछ बातें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो मैं आपको समझा लेना चाहता हूँ, क्योंकि आगे भी इसका जिक्र आएगा, आगे भी इसका जिक्र आएगा। देखिए यहाँ पे एक क्लॉज है, शेड्यूल 1 पार्ट 1 और क्लॉज 8 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एक्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रोफेशनल एथिक्स एक्ट। ठीक है, अब ये क्या कहता है? शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 ये क्या बोलता है कि से सपोज क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने क्या किया, ऑडिटर चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक मिस्टर एक्स ऑडिट कर रहा था प्रीवियस 3 साल की। अब इन्होंने, क्लाइंट ने क्या किया, वाई को प्रपोज किया कि आप हमारी ऑडिट करिए। तो ध्यान रखिएगा, हमारा शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एक्ट ये कहता है कि जो ये इनकमिंग ऑडिटर है ना, मतलब ये जो नया ऑडिटर है, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये प्रीडेसेसर ऑडिटर से या पुराने ऑडिटर से एनओसी ऑब्टेन करे बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे कि भाई साहब आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा तो। और अगर इनको ऑब्जेक्शन होता है अदर देन फीस, तो फिर आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर इनको फीस को लेकर ऑब्जेक्शन था तब तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर आपका अपना डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर इनको ऑब्जेक्शन है तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको एक क्लॉज सिखाया, क्लॉज क्या था? शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एक्ट क्या बोलता है कि सर अगर क्लाइंट ने ऑडिटर में चेंज किया है तो ये जिम्मेदारी है नए ऑडिटर की या इनकमिंग ऑडिटर की कि वो पुराने ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करे और एनओसी ऑब्टेन करे। पुराने ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करे और एनओसी ऑब्टेन करे कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन होता है अदर देन फीस तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फीस को लेकर ऑब्जेक्शन है तो आप एक्सेप्ट कर सकते। तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर। छोटा सा टॉपिक है, पीपीटी से रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, फिर से एक बात, ये पूरा चैप्टर मैं पीपीटी से ही करा रहा हूँ।
इनकेस आपके पास पीपीटी नहीं है तो आप बुक रेफर कर सकते हो, प्योरली रेप्लिका है। और इनकेस आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तो हमारा एनजीओ का टॉपिक था, ये सब हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ सोल ट्रेडर क्या है? देखिए वही वही चीजें हैं, कुछ मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर ले रहा हूं, बाकी खत्म हो गया। ठीक है, जो मुझे समझाना था सोल ट्रेडर केस मैंने समझा दिया, तो बस फॉर्मेलिटी के लिए रीड कर रहा हूं। देखिए ऑर्डर ऑफ अ सोल ट्रेडर क्या बोल रहा है, सोल ट्रेडर इज नो ऑब्लिगेशन, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू हैव हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। तो मैंने पहले ही बोला कि मैंडेटरी नहीं होता है, सोल ट्रेडर के केस में ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर 1 करोड़ से ऊपर हो रहा है तो ऑडिट कराना पड़ेगा, या फिर इनकी अगर कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि कोई लोन चाहिए या कोई ग्रांट चाहिए, तो ऐसे केस में ऑडिट करा सकते हैं। अच्छा, कौन अपॉइंट करेगा? सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, जो मैंने पहले ही बोला। और अगर ऑडिटर में चेंज है तो फिर ये ड्यूटी बनती है इनकमिंग ऑडिटर की कि टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। ठीक है, फिर हम सब टर्म्स एंड कंडीशन जो है बनाएंगे और इन राइटिंग में करेंगे। इन राइटिंग क्यों करेंगे? ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। तो मैंने क्या बोला, सोल ट्रेडिंग केस में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती ऑडिट कराने की। ऑडिट आप करा सकते हो अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोई लोन है, ग्रांट है, सब्सिडी है, या फिर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से। कौन अपॉइंट करेगा? सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। ठीक है, और अगर ऑडिटर में चेंज होता है तो ये इनकमिंग ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करे एज पर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो राइटिंग में होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट ऑफ अ फर्म। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ जनरल कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, वैल्यूएबल कमेंट कीजिएगा। कुछ पहले बेसिक बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात, फर्म के केस में भी वही सेम लॉजिक है कि इनको मैंडेटरी नहीं है ऑडिट कराना। हाँ, लेकिन अगर इनका टर्नओवर एक्सीड करता है 1 करोड़ से तो फिर ऑडिट कराना मैंडेटरी है। टर्नओवर का मतलब क्या हो गया? वही सेम बातें, ग्रॉस रिसीट्स। दूसरी बातें क्या है कि कौन अपॉइंट करेगा? तो अपॉइंटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, या फिर और एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसमें आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हो। जनरली क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं या फिर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा। रिपोर्ट भी हम किसको करेंगे? एड्रेसी कौन होगा? एड्रेसी। तो वही है, whosoever made the appointment, whosoever made the appointment। इसमें वही सेम चीज है कि आपको जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब कुछ राइटिंग में रखना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एज पर ऐसे 210। लास्ट बात क्या है, हाँ, वही सेम चीज, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 कि आपको प्रीडेसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना है और एनओसी ऑब्टेन करना है। वही सेम बातें हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं ऑडिट ऑफ अ फर्म में। देखिए, ऑडिट ऑफ अ फर्म इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय पार्टनर्स ईदर ऑन द बेसिस ऑफ अ डिसीजन और एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ऑडिटर की ड्यूटी बनती है टू कंप्लाई, मतलब ये चेक करना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ चीजें अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर नॉन कंप्लायंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का तो फिर हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे, क्वालिफाई करेंगे रिपोर्ट को। ठीक है, इसमें तो और कुछ खास नहीं था। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ऑडिटर जब प्लानिंग कर रहा है, मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ ऐसे 300 का, ऑडिटर जब प्लानिंग करता है ना, तो वो कुछ चीजें कंसीडर करता है। देखिए, हम जब कुछ अंडरस्टैंडिंग, देखिए पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्लाइंट की, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग की बात हो रही है। तो क्या क्या चीजें प्लानिंग के टाइम पे ऑडिटर कंसीडर करेगा? सबसे पहला, नेम एंड स्टाइल ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में बोरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना इंटरेस्ट जो है उनके कैपिटल और लोन्स में दिया जाता है, कौन बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, मतलब कौन सा पार्टनर बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, और लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं,
एज पर SA 315। अंडरस्टैंडिंग ले लिया, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन करते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं। इसके बीच में भी खैर कई सारी बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप पहली बारी वीडियो देख रहे हो या बहुत अभी नए हो ऑडिट में, तो बस इतना आप ध्यान रखो कि पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के हिसाब से हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कुछ होता है ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे, उसके हिसाब से रिपोर्ट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत चीजें मैंने इस पे नहीं लिखी है। तो ये सारी चीजें हम मैटर कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अब बेसिक सी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं कि सर ऑडिट के एडवांटेज क्या होंगे। सर अगर ऑडिट हुई होगी तो डिस्प्यूट नहीं होगा, पार्टनर्स भी रिलाय करेंगे आपस में, ठीक है, वो लड़ेंगे नहीं। डिसोल्यूशन, अगर आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हो तो ऐसे केस में भी हमें हेल्प होगी कि भाई सबको हम बराबर हिस्सा दे पाएंगे, ठीक है, रिलायबिलिटी रहेगी, ठीक है। एडमिशन, अगर कोई नया पार्टनर उस पार्टनरशिप में ज्वाइन कर रहा है तो उससे कितना शेयर लेना है ये हमें पता चल पाएगा, और कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। ऑडिट के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो पहला है सर डिस्प्यूट, ठीक है, आपस में डिस्प्यूट नहीं होगा, प्रॉपर। देखिए ऑडिट हुई होगी तो डिस्प्यूट नहीं होगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट की एग्जांपल दे रहा हूँ, एम्प्लॉय बोलता है कि यार जो है आप लोग इतना प्रॉफिट कमाते हो लेकिन हमारी सैलरी आप नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप दिखा सकते हो भाई साहब, ये देखिए ये ऑडिट हमारी हो चुकी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाई किया है, आप प्रॉफिट देख लो, खुद देख लो। या आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हो तो ऐसे केस में किसको कितना देना है, किसका किसका हक बनता है, उस हिसाब से आप एक रिलायबल रहेगा, आप वो चीज दे सकते हो। फिर आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी ना कि हमको ज्यादा दे दिया उसको कम दे दिया। फिर अगर आपको कोई लोन लेना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना है तो आप ले सकते हो। अगर कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है तो आज के कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, आज के कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से आप उससे उतना शेयर मांग सकते हो, और कंट्रोल, ठीक है। बेसिक बात है। ओके। अच्छा, अब ये है मैटर शुड बी स्पेशली कंसीडर। देखिए वो था जनरल कि हाँ हमें ये कंसीडर करना चाहिए प्लानिंग के टाइम पे, बट ये है कि हमें ये स्पेशली कंसीडर करना चाहिए। तो ये है, हम पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लाइन से लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब पार्टनरशिप जो आप आपकी जो पार्टनरशिप है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है। तो ये सारी चीजें हम स्पेशली कंसिडर करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। वो जनरल मैटर था, ये स्पेशल मैटर है, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा ये प्लानिंग फेज में ही होगा। देखिए ऑडिट में 3 फेजेस होते हैं, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, रिपोर्टिंग फेज। तो ये प्लानिंग फेज का ही पार्ट है, ठीक है। ये हम पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट मतलब जो चार्टर डॉक्यूमेंट है वो हम देखेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, मतलब ये ऐसे 210 की बात कर रहा है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे कि रिलायबल है कि नहीं है, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना है कि नहीं बना है, तो ये भी ऐसे 210 की बात कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे, और प्रॉफिट जो है वो एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस वाले वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिया आपके, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑडिट और लोकल बॉडीज और एनजीओ। मैं सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा हूं, तो इसलिए मैं रिदम और वो अपना सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूं। तो हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए हैं, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म। यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। मैंने सबका एक्सेस आपको पहले के दोनों वीडियो में दिया हुआ है, तो मैं आप दोबारा नहीं दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पहले मैं कुछ आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं, बहुत बेसिक लेवल पे समझाना चाहता हूं कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है। चलिए यहां पे समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखिए, कंपनी, पहले ऐसे समझिए, कंपनी फॉर्मेशन के भी कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे। पार्टनरशिप फर्म के भी कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे। सर क्या पॉजिटिव थे क्या, चलिए आपके लिए मैं लिख भी दे रहा हूं। देखिए, कंपनी फॉर्मेशन में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि पैसा रेज करना इजी हो जाता है, इजी टू
रेज फंड्स, ये पहली चीज होती है कि इजी टू रेज फंड्स। नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, मतलब यहां पे हमारी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। फर्म में पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मिनिमम 2 लोग से शुरुआत हो सकती है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसमें मैक्सिमम लिमिट है। और कुछ फायदे नुकसान की बात करूं तो कंपनी में दूसरा फायदा यह है कि अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मैक्सिमम एज सच कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स के केस में। और नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, कंपनी के नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है, तो ऐसे केस में ऑडिट मैंडेटरी है तो एक और कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। फिर फर्म के केस में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आ, एक तरीके से फर्म के केस में आप ऐसे बोल सकते हो कि मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होती है कंपैरेटिवली। सो मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम हो जाती है। और नेगेटिव पॉइंट ये है फर्म के केस में कि फिर इसमें हमें पब्लिक फंड्स का एक्सेस नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे कुछ प्लस माइनस है, मैंने बहुत छोटा छोटा पॉइंट लिखा है। तो अब एलएलपी बनाई गई इसलिए कि हम इसका पॉजिटिव पॉइंट ले लें और इसका पॉजिटिव पॉइंट ले लें, इसका नेगेटिव पॉइंट ना लें। एक सेकेंड, इसका नेगेटिव पॉइंट ना लें मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट हमको नहीं चाहिए और इसका नेगेटिव पॉइंट हमको नहीं चाहिए। तो एलएलपी क्या हुआ, एलएलपी ने कंपनी और फर्म का पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट ले लिया। तो एलएलपी आप ऐसे समझो कि एलएलपी कॉम्बिनेशन है कंपनी प्लस पार्टनरशिप फर्म का, और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट एलएलपी में उठा लिए गए। ठीक है, ऐसे आप समझो इसको। एक सेकंड रुकिएगा, है ना। तो अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे समझो कि एलएलपी क्या है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप का ही कॉम्बिनेशन है, और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट इसने उठा लिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट हटा दिए, फेंक दिया उसको, उठा दिया। ठीक है, हेलो, माइक चेक, माइक चेक। चलिए परफेक्ट है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ करी। तो शुरू करते हैं एक बार, एलएलपी क्या है। तो एलएलपी का एलएलपी एक्ट 2008 है। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इंश्राइंस इन इटसेल्फ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कंपनी एंड पार्टनरशिप। मैंने पहले ही बोल दिया, 2 लोग मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। देखिए यही तो पॉजिटिव यहां से उठाया गया, ये देखिए यही तो पॉजिटिव यहां से उठाया गया कि पार्टनरशिप फर्म का पॉजिटिव क्या था कि कोई भी 2 लोग शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या था कि 7 लोग, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग मिनिमम चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम सात 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 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, तो इसने ये नेगेटिव पॉइंट नहीं उठाया, इसने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट उठाया है, दोनों का पॉजिटिव पॉइंट। तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है, कहाँ गया, कि 2 लोग मिलकर शुरुआत कर सकते हैं और एटलीस्ट 2 लोग क्या होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मतलब जिनके पास डेजिग्नेशन होना चाहिए, मतलब साइन वगैरह कर सकते हैं, फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है सर स्मॉल एलएलपीज क्या होती है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल एलएलपीज वही होती है जिसके केस में ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है। तो यही तो उसने क्या, यही तो किया उसने, क्योंकि अगर कंपनी होती तो ऑडिट मैंडेटरी हो जाता, चाहे वो 10 रुपए की कंपनी हो चाहे 10,000 करोड़ की कंपनी हो। तो यही तो इसने किया, एलएलपी ने नेगेटिव पॉइंट उठाया ही नहीं, कहा भाई साहब हमको ये नेगेटिव पॉइंट चाहिए ही नहीं। तो इसने क्या किया, इसने कैटेगराइजेशन कर दिया, अगर स्मॉल एलएलपी है तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं होगी। अब स्मॉल एलएलपी क्या होती है, जिसमें जो पार्टनर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है। अभी आप एज ऑफ नाउ इतना ही समझो, अभी के लिमिट के हिसाब से, अभी के हालात के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं, तभी वो स्मॉल एलएलपी होगी।
और अगर स्मॉल एलएलपी है तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। अब स्मॉल एलएलपी को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सॉरी एलएलपी को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। एलएलपी मैं बोल रहा हूँ, स्मॉल एलएलपी नहीं, चाहे कोई भी एलएलपी हो, ठीक है। तो कोई भी एलएलपी है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करना जरूरी है। कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया, एसेट लाइबिलिटीज, आपके कॉस्ट शीट की डिटेल्स। और कॉस्ट शीट की डिटेल्स सभी मेंटेन करनी होती है जब आप प्रोडक्शन पे हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, तभी आपको कॉस्ट शीट्स की डिटेल्स मेंटेन करनी है, अदरवाइज नहीं मेंटेन करनी। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, सबसे पहला कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया, एसेट लाइबिलिटीज की डिटेल्स, कॉस्ट शीट की डिटेल्स, और कुछ और पर्टिकुलर जो पार्टनर्स चाहें अपने हिसाब से। मैंने पहले ही बोला कि अगर स्मॉल एलएलपी है तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, और अदर एलएलपी के केस में ऑडिट मैंडेटरी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज लिखा हुआ है, अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी ऑडिटेड, लेकिन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अदर देन स्मॉल, ठीक है। क्या बोल रहा है, सर्च रूल्स इंटर आलिया होस्ट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इतना इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये स्मॉल एलएलपी की बात कर रहा है कि अगर जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर फिर भी चाहते हैं वो तो करा सकते हैं, मतलब वॉलेंट्री चाहें, डिस्क्रिप्शन है उनका, तो करा सकते हैं। अगर उनका वो अगर स्मॉल एलएलपी भी है तो भी वो करा सकते हैं, ये बस कहने की बात है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एलएलपी कॉम्बिनेशन है कंपनी का और पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। अब ऑडिट के एडवांटेज क्या हैं सर, एरर ऑफ फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, रिलायबिलिटी रहती है, बेटर कंप्लायंस और रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप में कोई चेंज है, कोई चला गया, कोई आ गया, तो ऐसे केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी हेल्प होती है कि अगर कोई चला गया तो उसको कितना शेयर देना है, कोई आ गया तो उससे कितना लेना है, ठीक है। तो ये सब फायदे होते हैं, सेम लाइक पार्टनरशिप फर्म जो अभी हमने पढ़ा था, सेम लाइक पार्टनरशिप फर्म, वही सारी चीजें हैं कि एरर्स ऑफ फ्रॉड का डिटेक्शन में हेल्प होती है। कोई डिस्प्यूट है तो अगर ऑडिटेड है तो डिस्प्यूट नहीं होगी बिटवीन द मेंबर्स, बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द पार्टनर्स, ठीक है। रिलायबिलिटी रहेगी अगर ऑडिटेड है तो मैंने आपको पहले ही बोला एलएलपी ने माइनस पॉइंट लिया ही नहीं, प्लस पॉइंट लिया है। तो यहाँ पे क्या था प्लस पॉइंट कि पब्लिक फंड्स का एक्सेस मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि एलएलपी को फंड्स रेस करने में दिक्कत नहीं होती है। फिर ऑडिटेड हो रही है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाएगा, और ठीक है, कोई आया कोई गया तो उसके हिसाब से भी किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, सारी चीजें। अब ये चीज और इंपॉर्टेंट है, इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। छोटी सी चीजें हैं लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक एलएलपी को क्या क्या रिटर्न फाइल करना होता है। तो एवरी एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 month टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिलेट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 2023 और 24 की बात करें तो इसका 6 मंथ कहाँ खत्म होगा, इसका 6 मंथ खत्म होगा 30 सितंबर को। आप काउंट कर लीजिए, 6 मंथ खत्म होगा 30 सितंबर को, और यहां से फिर आपको 30 days लेना है। तो 30 days का मतलब हुआ 30 अक्टूबर तक आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल कर देना है। इसको हर एलएलपी को, सारे एलएलपी को। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तो स्मॉल एलएलपी का कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है, हर एलएलपी को। फिर आपको 60 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपना एनुअल रिटर्न भी सबमिट कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी आपको करना है 30 अक्टूबर तक फॉर्म 8 में, और एनुअल रिटर्न आपको करना है फॉर्म 11 पे। कब तक, 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब मान के चलिए आई थिंक 30 जून आएगा ना, नहीं 30 मई आएगा, अप्रैल में, ठीक है। तो अप टू 30 मई, तो ये लिमिट है, ये लिमिट है। तो ये रिटर्न फाइल करना है किसको, एलएलपी को। सारे एलएलपी को, मैं फिर बोल रहा हूँ सारे एलएलपी को, स्मॉल और बिग का कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। एक है फॉर्म 8, एक है फॉर्म 11, एक है फॉर्म 8, एक है फॉर्म 11। फॉर्म 8 आपको करना है 30 अक्टूबर तक, 6 मंथ प्लस 30 डेज। एक है फॉर्म 11 जो आपको करना है 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, तो ऑडिटर अपॉइंट होगा अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो फिर बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब आप टिल 31 मार्च तक अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, मतलब आपकी एलएलपी पुरानी हो गई है,
तो ऐसे केस में आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से 30 दिन पहले पहले कर लेना है, मतलब अप टू 1 मार्च। देखिए, अगर आपकी नई एलएलपी है, मतलब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो फिर आपको 31 मार्च तक की मोहलत है। आपकी एलएलपी सेकंड ईयर में है या सब्सिक्वेंट ईयर्स में है, तो ऐसे केस में फिर आपको 30 दिन पहले, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन पहले पहले कर लेना है। कैजुअल वैकेंसी अगर आई है तो उस वजह से भी अपॉइंट करना पड़ेगा, या अगर आपने ऑडिटर को रिमूव किया है तो उस वजह से भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये 4 केसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो आपके पास टाइम है, 31 मार्च तक आप कर सकते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर है, तो ऐसे केस में 30 दिन पहले पहले आपको करना है। कैजुअल वैकेंसी अगर आई है, ऑडिटर छोड़ के चला गया, तो आपको फिलअप करना है। आपने हटा दिया, उस वजह से वैकेंसी आई है, तो भी आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा टॉपिक भी खत्म हो गया, जिसका नाम है एलएलपी। एक बार मैं आपको अपने बुक में लेके आता हूं और मैं आपको एक बार बुक से भी वॉक थ्रू कराता हूं कि हमने क्या क्या चीजें किया है। तो मैं चाहूंगा आप एक बार बुक में आइए, और यहां तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास दोनों ही एक्सेस है। और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अराउंड 25 मिनट हो गया है, तो मैं काफ़ी देर हो गया है, तो जनरली मैं वीडियो हाफ एन आवर तक का ही बनाता हूँ, लेकिन एक बार वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको एक बार बुक में लेके आता हूँ और चीज़ें एक बार मैं आपको वॉक थ्रू करा देना चाहता हूँ कि हाँ, हमने बुक से क्या-क्या चीज़ें कर ली हैं। तो गवर्नमेंट ऑडिट हो ही गया है, लोकल बॉडीज़ और एनजीओज़ हमारा हो ही गया है। आज हमने 3 बैक टू बैक टॉपिक किया है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म और अभी हमने किया एलएलपी, ठीक है। तो एक बार उसका हम लोग वॉक थ्रू कर लेते हैं। एक सेकेंड बस ओपन हो जाए। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर 9 है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और मैंने आपको डे 1 में ही समझा दिया था इसका वेटेज क्या है और क्या-क्या आईसीएआई की एक्सपेक्टेशन है। तो आपने नहीं देखा है मेरा वीडियो 1 तो देख लीजिएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑडिट हमारा पूरा हो गया था, ये मैंने सब पीपीटी से ही कराया था। इसमें सीएजी का जो भी प्रोविज़न था, सब कुछ मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वीडियो 1 में हो गई थी। फिर कल हमने शुरू किया था वीडियो सेकंड, जिसमें हमने लोकल बॉडीज़ की बात की थी, तो लोकल बॉडीज़ भी हमारा हो गया था। फिर एनजीओ भी हमारा हो गया था, लोकल बॉडीज़ एनजीओ, ये हमारा वीडियो नंबर सेकंड था। फिर आज हमने शुरू किया सोल ट्रेडर, तो सोल ट्रेडर हो गया, फर्म हो गया, और फिर हमारा एलएलपी हो गया। तो ये 3 टॉपिक हमारे बैक टू बैक खत्म हो गए। तो हम लोग अप्रॉक्स 40 पेज हमने कर लिया है, और अगर नंबर ऑफ पेजेज़ अगर काउंट करें इसमें, आई थिंक 80 है क्या शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो 50% तक तो हम लोग आ ही गए, हाँ 80 पेजेज़ हैं। तो 50% तो हमने चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। तो 40 पेजेज़ तक हो गया है। तो एक बार आप मेरे तीनों वीडियोज़ को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, और पहले अपना ये 40 पेज पक्का करिए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो, मैंने आपको कई कई सारे एक्सेस दे रखे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। चलिए, सो बॉस इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में भी छोटे मोटे टॉपिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद स्कूल की ऑडिट करेंगे फिर हॉस्पिटल की ऑडिट करेंगे, क्लब की। तो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, सिनेमा, तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए, सो टिल देन थैंक यू सो मच, अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सो इतना ही रखते हैं, थैंक यू।